नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं माइंड योर बिजनेस। माइंड योर बिजनेस आप जानते हैं खास सीरीज है। इसको मैंने सत्यहिंदी.com के लिए शुरू किया था और आज हम बात करेंगे भारत बॉन्ड ईटीएफ की। भारत बॉन्ड ईटीएफ है भारत की सरकारी कंपनियों में पैसा लगाने वाला एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। क्या आपको इस वक्त कहीं भी पैसा लगाना चाहिए? क्या आपको शेयर बाजार में पैसा लगाना चाहिए? और अगर आपको बॉन्ड में पैसा लगाना है, बॉन्ड क्या होता है और बॉन्ड में आपको क्यों पैसा लगाना चाहिए? और अगर आप तय कर लें कि लगाना है, तो फिर कैसे लगाना चाहिए भारत बॉन्ड ईटीएफ में? इस पर हम बातचीत करेंगे और बातचीत के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। लेकिन उनसे आपका परिचय करवाने से पहले मैं आपसे एक आग्रह करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ में घंटी बजा दें यानी नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको खबर मिल जाए कि कब मैंने नया लाइव किया या कब मैं नया वीडियो लेकर आया। और इसके साथ मैं सत्यहिंदी.com के लिए भी ये वीडियो करता हूँ। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है कुछ पत्रकारों की उस सच को सामने लाने की जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पर, तथा कथित मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं मिलता है। सत्यहिंदी.com की मेंबरशिप स्कीम शुरू हो गई है और अब आप उसके मेंबर बन सकते हैं। मेंबर बनने के लिए कुछ आपको फीस चुकानी पड़ेगी। वो कैसे चुकाना है इसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां आपको उसका लिंक मिल जाएगा और उसका इस्तेमाल करके आप मेंबर बन सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिए। अपने मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें। और अब हम बात शुरू करते हैं आज की भारत बॉन्ड ईटीएफ पर और मेरे साथ जो मेहमान हैं उनसे मैं आपको मिलवाता हूं। मेरे साथ हैं एडलवाइज एएमसी, एडलवाइज म्यूचुअल फंड को चलाने वाली कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ राधिका गुप्ता। पहले भी हम बात कर चुके हैं। और साथ में दूसरे मेहमान हैं एडलवाइज के ही हेड प्रोडक्ट्स एंड मार्केटिंग निरंजन अवस्थी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है माइंड योर बिजनेस पर। और राधिका जी, आपको बधाई, आप मैनेजिंग डायरेक्टर हो गई। जब पिछली बार हमने बात की थी तब आप एमडी नहीं थी, तब आप तो आपके प्रमोशन के हमेशा अच्छा होता है फिर। तो अच्छा है, अगली बार जब हम मिलें तो और इसके ऊपर की पायदान पे आप पहुंच चुकी हूँ, उम्मीद ये करेंगे। अब मैं बात शुरू करता हूं। पहला तो मैं आपसे यही सवाल पूछूंगा कि आज की तारीख में सबसे पहले तो लोग कह रहे हैं कैश इज किंग। सब जानकार लोगों का कहना है कि कहीं पैसा मत लगाओ, कहीं दिमाग मत लगाओ, आप कैश रखो घर में और नहीं तो सोना खरीद कर चारपाई के नीचे गाड़ दो, जो पुरानी व्यवस्था बताई जाती थी। ऐसी अनिश्चित अवस्था है। इसमें आपकी राय क्या है? क्या इंसान को बाजार में पैसा लगाना चाहिए? सोचनी भी चाहिए उसके बारे में? देखिए, बात ये है कि और मैं जानती हूँ कि हालात गंभीर हैं, सिचुएशन काफ़ी गंभीर है और जो आपने कैश की बात की वो तो सही है कि हर इंसान को, जिसे हम अंग्रेजी में कंटिंजेंसी फंड कहते हैं, जो घर में कुछ ऐसे रुपए होने चाहिए जो कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो रखने चाहिए। लेकिन उसके बावजूद, और चाहे मार्केट अच्छा हो या बुरा हो, निवेश का जो सिलसिला है वो तो जारी रहेगा। बल्कि ऐसे मौकों में आपको, जब हालात गंभीर होते हैं, मार्केट शेयर बाजार अच्छा नहीं कर रहा होता, बॉन्ड मार्केट में स्ट्रेस होता है, निवेशकों को कई बार बहुत अच्छे मौके मिल जाते हैं निवेश करने के लिए, पैसा लगाने के लिए। तो ये नहीं सोचिए, जैसे जिंदगी चलती रहती है, नौकरी चलती रहती है, ये तो सब होता रहता है, तो निवेश का भी सिलसिला चलता रहता है, क्योंकि अभी भी आपके गोल्स हैं। अभी भी आपको 3 साल बाद कैसे फॉरेन एजुकेशन के लिए पैसे बचाने हैं, या बेटी की शादी या बेटे की शादी के लिए ये सब करना है, तो वो तो गोल्स जारी रहेंगे, तो निवेश का भी सिलसिला तो जारी रखना पड़ेगा। जी, तो आपका कहना है निवेश का सिलसिला तो जारी रखना है। अब सवाल ये है कि ये जो भारत बॉन्ड ईटीएफ है, पहला तो बॉन्ड होता क्या है? कुछ लोग तो ये पूछ रहे हैं बॉन्ड क्या होता है। जैसे लोग पूछते हैं शेयर क्या होता है, ऐसे ही बॉन्ड क्या होता है। और बॉन्ड, अगर भारत सरकार का बॉन्ड है तो सीधे भारत सरकार का बॉन्ड क्यों नहीं खरीद लें? आपके इस ईटीएफ के चक्कर में क्यों पड़े? तो सबसे पहले तो मैं इस बात का सवाल जवाब दूं कि बॉन्ड क्या होता है। अब जब आप एक शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो आप निवेश करते हैं, उस कंपनी का आप एक हिस्सा बन जाते हैं। अगर उस कंपनी के प्रॉफिट्स ग्रो करेंगे, अगर उस कंपनी का बिजनेस अच्छा करेगा, तो उसका शेयर बाजार में भाव बढ़ेगा और आपको वहां से रिटर्न मिलेगा। आप उस बिजनेस का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे 4 लोग मिलकर एक रेस्टोरेंट बिजनेस शुरू करें और आप उसके प्रमोटर या बिजनेस होल्डर हो जाएं, उसका शेयर खरीदे, तो आपका उसके प्रॉफिट्स पे कुछ हक है, उसकी ग्रोथ पे।
बॉन्ड वो नहीं होता। बॉन्ड सेफ इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे आप एक कंपनी चलाते हैं आलोक जी, मैं आपको पैसा लेंड करती हूँ, मैं आपको पैसा देती हूँ कि मैं आपको 1000 रुपए दे रही हूँ, आप 3 महीने में मुझे वापस दे देना, उसके बदले कुछ इंटरेस्ट का आपको लगेगा और मैं कुछ इंटरेस्ट कमाऊंगी फॉर डूइंग दिस ट्रांजैक्शन। अब अगर आप अच्छे भले इंसान हैं, जो कि मेरे हिसाब से आप हैं, तो आप पैसा 3 महीने में वापस कर देंगे और मैं कुछ इंटरेस्ट कमा लूंगी। तो बॉन्ड ये होता है बहुत साधारण तरीकों से। अब बॉन्ड मार्केट की जब हम बात करें, जैसे अच्छी कंपनियां होती हैं, बुरी कंपनियां होती हैं, शेयर के मामले में भी, ऐसे बॉन्ड के मामले में भी होती है। अब अगर आप सरकार को पैसे दें तो आपकी पूरी उम्मीद है कि वो वापस आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो डिफॉल्ट नहीं करती, ये हमारा मानना है। अगर आप अच्छी कंपनी को पैसा दें तो आपको उम्मीद है कि वो वापस आएगा। अगर आप बहुत बुरी कंपनी को पैसा दें, जिसका खुद का बिजनेस जोखिम में है, प्रॉब्लम है, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो पैसा आने की शायद प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, कम है, जिसे हम क्रेडिट रिस्क कहते हैं। खास करके जब हम बॉन्ड इन्वेस्टिंग की बात करते हैं और निवेशकों ने ये देखा है, तो सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो पैसा आप कायदे से बॉन्ड में लगाते हैं, ये 3 महीने, 6 महीने, 2 साल, 3 साल के लिए लगाते हैं। जब आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आप 5 साल का निवेश करते हैं, तो आप वेट कर सकते हैं। तो ये ज्यादा सिक्योर पैसा होना चाहिए और इसमें इंसान को रिस्क नहीं लेनी चाहिए। और हमारा जो भारत बॉन्ड ईटीएफ है, वो बेसिकली क्या करता है, बॉन्ड्स खरीदता है। किन कंपनी के बॉन्ड खरीदता है? सरकारी, अच्छी सरकारी कंपनी के बॉन्ड खरीदता है, जिन्हें हम सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कहते हैं। कंपनीज जिनकी ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों, और मैं दोबारा ये हाईलाइट करूंगी, ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है। ट्रिपल ए रेटेड कंपनीज, जिनको हम हाईएस्ट रेटेड कंपनीज कहते हैं, उनके बॉन्ड्स खरीदता है। जैसे आपने बहुत ये कंपनीज के नाम सुने होंगे, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नबार्ड, ये सारी कंपनीज हैं जिनको आपने सुना होगा। लेकिन आपने ये भी पूछा कि आप इनके बॉन्ड डायरेक्टली क्यों नहीं खरीद सकते। अगर आप ये बॉन्ड खरीदने जाएं एनएचएआई का मार्केट में, तो आपको ऑफर कम से कम 10 लाख लगाना पड़ेगा। इट इज नॉट एक्सेसिबल फॉर मोस्ट पीपल। मिनिमम 10 लाख रुपया अगर आप एक बॉन्ड में एक आदमी को, हाँ, तो इसलिए फिर एक बॉन्ड खरीदने में आपको ये भारी मुश्किल है जी। राधिका जी का कनेक्शन बीच में गायब हो गया है और निरंजन जी जुड़े हुए हैं, और निरंजन जी के बारे में मुझे अभी कुछ देर पहले राधिका जी ने बताया कि ये इस प्रोडक्ट को सबसे अच्छा समझते हैं। तो निरंजन जी पहले तो बताइए, भारत बॉन्ड ईटीएफ क्या है, जो राधिका बता रही थी उसको अगर आप आगे बढ़ाएं कि भारत बॉन्ड ईटीएफ खास तौर पर, क्योंकि अब दूसरी सीरीज शायद आ रही है, दूसरी बार ये इशू है, तो पहले इशू में जिन लोगों ने पैसा लगाया वो क्या हासिल किया उन्होंने? पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत बॉन्ड ईटीएफ ये चीज़ क्या है, क्योंकि भारत में पहली बार ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है। भारत बॉन्ड ईटीएफ में हमने 2 से 3 डिफरेंट प्रोडक्ट को मिक्स किया है। पहला मैं बताना चाहूँगा, जैसे हमने डिस्कस किया एक बॉन्ड। जैसे एक बॉन्ड या एक बैंक फिक्स डिपॉजिट में हम निवेश करते हैं और उसकी एक अवधि होती है 3 साल या 5 साल या 10 साल, उसी तरह भारत बॉन्ड ईटीएफ की भी एक निश्चित अवधि है। जैसे पिछले बार जो हमने लॉन्च किए थे भारत बॉन्ड ईटीएफ, 2 सीरीज थे। एक की अवधि थी 3 साल जो कि मैच्योर होने वाला था 2023 में, और एक की जो अवधि थी वो 10 साल थी जो कि मैच्योर होने वाला है 2030 में। एक बॉन्ड या एफडी के जैसे इसकी एक निश्चित अवधि है, जिससे आपको एक रिटर्न की प्रेडिक्टेबिलिटी मिलती है। यानी अगर आप किस यील्ड पे अगर निवेश करते हो और अगर आप इस अवधि तक, पूरे अवधि तक निवेश करते हो और रहते हो, तो लास्ट में जो आपका रिटर्न है लगभग उस यील्ड के आसपास होगा। दूसरी चीज़ जो है, क्योंकि ये एक म्यूचुअल फंड है, इसमें आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। अगर आप बाजार से डायरेक्ट बॉन्ड खरीदते हो तो बॉन्ड आप 1 या 2 बॉन्ड खरीदोगे, तो इससे आपका जो डाइवर्सिफिकेशन है वो नहीं होता है। बल्कि यहाँ पे बिकॉज इट इज अ म्यूचुअल, डाइवर्सिफिकेशन तो बाद की बात है। जो जैसा राधिका जी ने बताया, मेरी तो मैं एक बॉन्ड नहीं खरीद सकता हूँ, 10 लाख रुपए कौन लगाएगा? और यहाँ आपका भारत बॉन्ड में मिनिमम पैसा कितना लगाना है जी? बस 1000 रुपए, 1000 रुपए, 1000 रुपए। 1000 रुपए में 10 लाख लगाना है या 1000 लगाना है, तो कोई भी समझदार आदमी कहाँ लगाएगा पैसा?
तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहला जवाब तो इस सवाल का यही है कि आप पैसा क्यों लगाएं। एक सवाल और पूछ रहे हैं कुछ लोग, और राधिका जी मेरा ख्याल है ये सवाल उठेगा जरूर। एक अभी पूछा गया कि साहब जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के तमाम बॉन्ड वाले फंड थे वो बैठ गए, और उसको लेके बहुत निवेशकों में चिंता है, परेशानी है, तो वो खतरा यहाँ तो नहीं हो सकता है? तो देखिए, और सॉरी मेरा थोड़ा सा कनेक्शन, घर में पावर चली गई थी, ये लॉकडाउन का एक तो ये प्रॉब्लम है कि मेरा इंटरनेट कनेक्शन इज वेरी इनफेमस। बट जहां तक टेम्पल्टन की बात है और वो म्यूचुअल फंड की बात है, मुझे पता है लोगों के दिमाग में बहुत चिंता है। अब जैसे मैंने कहा कि जब हम बॉन्ड में निवेश करते हैं तो सबसे पहले हम सेफ्टी देखते हैं, रिटर्न और रिस्क नहीं देखते, और ये जानना बहुत जरूरी है। अब जब मैंने बॉन्ड की बात की तो याद रखें कि बॉन्ड में जब मैं पैसे देती हूँ किसी को, व्हेन आई एम लेंडिंग मनी टू समवन, तो अलग अलग तरह के बोरोवर होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके पैसा देने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, वो देंगे, सरकार है भाई, सरकारी कंपनीज हैं। कुछ ऐसे हैं जो वीकर बोरोवर्स हैं, जिनको भी आप पैसा दे सकते हैं लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, इसको क्रेडिट रिस्क कहते हैं। जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन और ये सब जहां कंसर्न हुआ है वो क्रेडिट रिस्क सेगमेंट है। मैं कहूंगी भारत बॉन्ड उसका कंप्लीट ऑपोजिट है। यहाँ शायद रिटर्न हो कम हो लेकिन सेफ्टी हाईएस्ट है, क्योंकि आप हाईएस्ट रेटेड कंपनीज में निवेश कर रहे हैं, और वो भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज। तो अगर आपको पब्लिक सेक्टर और हाई रेटेड कंपनीज पे फेथ है तो आपको ये मान के चलना चाहिए। दूसरा इशू निवेशकों को यहाँ तब हुआ था फ्रैंकलिन टेम्पल्टन में कि पैसे वापस नहीं मिले थे। ये जो बॉन्ड्स हैं ये हमारे मार्केट के सबसे ज्यादा लिक्विड बॉन्ड्स हैं, तो ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो आप उस इंसिडेंट को और इसको ना थोड़ा सा अलग रखिए, क्योंकि वो क्रेडिट सेगमेंट है, ये हाई क्वालिटी सेगमेंट है। तो उसमें इन दोनों में कंपैरिजन नहीं हो सकता है, ये आप ठीक बात कर रही हैं। भारत सरकार की भरोसेमंद कंपनियों के बॉन्ड्स हैं, इनको आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर की बुरी या अच्छी कंपनी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। निरंजन जी, तो पिछली बार जिन लोगों ने पैसा लगाया है तो कितना पैसा लगाया और उनको कितना रिटर्न मिल गया है, अगर हम ये बताना इस समय अगला जो सीरीज आ रही है और जो सीरीज अभी ऑन हो रही है, कल से खुल रहा है इशू, उसमें कितना पैसा आप उठाना चाहते हैं कुल मिला के? और उसमें कहा गया है कुछ छोटे इन्वेस्टर्स के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए आपने कुछ कोटा रखा हुआ है, तो उससे क्या फायदा है? तो पिछले बार जब हमने दिसंबर महीने में ये सीरीज लॉन्च की थी, तब हमने 2 सीरीज लॉन्च की थी। एक मैच्योर होने वाली थी 2023 में और एक 2030 में। तो 3 और 10 साल ऐसे 2 मैच्योरिटी के प्रोडक्ट्स आए थे। इन दोनों प्रोडक्ट्स को मिला के हमने लगभग 12,400 करोड़ के आसपास निवेशकों ने अपना पैसा इसमें जुटाया था। अभी तक इन निवेशकों को अच्छा रिटर्न मिला है, क्योंकि जैसे काफ़ी लोग जानते होंगे बाजार में इंटरेस्ट रेट्स कम हुए हैं, क्योंकि आरबीआई ने रेपो रेट कम किए हैं आफ्टर द पैंडेमिक क्राइसिस। इसके वजह से जो पुराने निवेशक है इनको काफ़ी अच्छा लाभ हुआ है एग्जिस्टिंग ईटीएफ्स में। लगभग एनुअलाइज्ड अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 12 से 14% के आसपास एनुअलाइज्ड रिटर्न मिला है पिछले 3 महीने में। बट हालांकि जैसे मैंने आपको बताया था पहले, ये प्रोडक्ट उन निवेशकों के लिए है जो काफ़ी लंबे अवधि तक निवेश करना चाहते हैं, 3 साल या 10 साल। तो इस ज़्यादा रिटर्न के ये सस्टेनेबल समझे ऐसा ना हो। जो रिटर्न है स्टार्टिंग में जो यील्ड में ये निवेशक आए हैं उसके आसपास मिलेगा। अगर हम नए जो ETF हमारे जो लॉन्च होने वाले हैं कल से, उसकी बात करते हैं तो 2025 का एक ETF है जो मैच्योर होगा 2025 में, और एक 2031 का है। 2025 का जो इंडेक्स है उसका यील्ड लगभग 5.65% है, और जो 2031 का इंडेक्स है उसका यील्ड अभी लगभग 6.6% के आसपास है। तो ये यील्ड जो है 10 या 20 बेसिस पॉइंट ऊपर या नीचे हो सकता है जब तक हम ये बॉन्ड ETF लेके आए, इसका पैसा जमा करें और एक्चुअल में इसका निवेश करें। बट लगभग इसके आसपास यील्ड होने की संभावना है। ये यील्ड रहे हैं निरंजन जी, तो क्या मैं समझूं जैसे बैंक में इंटरेस्ट होता है तो ये इंटरेस्ट रेट है या कुछ से फर्क है?
ये म्यूचुअल फंड की भाषा में इसको यील्ड कहते हैं, बट आसान सरल भाषा में इसको आप इंटरेस्ट रेट समझ सकते हैं। ये लगभग वैसी चीज है। हाँ, एक ही फर्क होता है कि बैंक एफडीज में आपको ये इंटरेस्ट कभी कभी आप अगर नॉन क्यूमुलेटिव ऑप्शन लेते तो आपको मिल जाता है वापस, यहाँ पे वो री इन्वेस्ट होते रहता है, और वो क्यूमुलेटिव ऑप्शन जैसी आपकी एफडी होती है वैसा ये चलता रहेगा। जी, अच्छा। तो राधिका जी, अब ये एक बात बताइए, अभी निरंजन जी ने बताया कि पिछले समय में क्योंकि बाजार बहुत गिर गया है, सब चीजें अनसर्टेन हो गई हैं, इंटरेस्ट रेट कम हो गए हैं, इसलिए ये जो बॉन्ड्स हैं, ये शायद इनमें बहुत सारे बॉन्ड पुराने इशूड बॉन्ड्स हैं जिनको आप लोग खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, तो इन पर रिटर्न अच्छा मिलेगा क्योंकि इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटर है। लेकिन कल को बाजार ऐसा तो रहेगा नहीं, बाजार तो आगे बढ़ेगा, और आप तो म्यूचुअल फंड चलाती हैं, कंपनी चलाती हैं जिसमें तरह तरह के फंड हैं, इक्विटी भी है और डेट भी है। ऐसे में यहाँ पैसा किन लोगों को लगाना चाहिए? वो कौन लोग होंगे जिनके लिए ये ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, बजाय इसके कि वो इस समय एक इंडेक्स ETF में पैसा लगाएं, जहां अगर बाजार तेजी से बढ़ेगा तो उस वक्त ये रिटर्न उसके सामने कुछ भी नहीं दिखेगा। तो ये एक बॉन्ड प्रोडक्ट है, ये इक्विटी से इसकी तुलना कभी नहीं होनी चाहिए, ना अच्छे मार्केट में ना बुरे मार्केट में। हमने जब हमेशा बात की है तो हमने एसेट एलोकेशन की बात की है कि एसेट एलोकेशन बहुत जरूरी है। उसका ये मतलब है कि कुछ आपका निवेश इक्विटी में होना चाहिए जो कि ग्रोथ एसेट है, और कुछ आपका निवेश डेट में होना चाहिए जो कि सेफ्टी एसेट है। ये सेफ्टी एसेट है। जैसे निरंजन ने कहा, इसको यूज करने का बेस्ट तरीका मेरे हिसाब से क्या है, अगर आपके जैसे 5 साल के गोल है कि 5 साल के बाद आपको कुछ पैसा यूज करना है, भाई कोई गोल है, ट्रैवल करना है, कुछ भी है, तो आप 2025 में लगा दीजिए। अगर लंबे समय के लिए पैसा लगाना है तो आप 2031 में लीजिए। वैसा आप इसके बारे में सोचिए, और आप इसको सेफ कैपिटल सोचिए। अगर आप सोच रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट करिए कि आपको 2025 में 5.5%, दूसरे में 6.5% मिल जाएगा। मैं ये बताऊं, इसमें पोस्ट टैक्स रिटर्न आपका बहुत अच्छा रहेगा कंपेयर टू एफडी। जो आपका एफडी वाला पैसा है वो आप यहाँ सोच सकते हैं, क्योंकि एफडी में आपको पूरा 30% टैक्स लगता है, मार्जिनल रेट। यहाँ आपको टैक्सेशन का बहुत बड़ा फायदा है। इंडेक्सेशन के बाद अबाउट आपको 10% टैक्स लगेगा, 20% आफ्टर इन्फ्लेशन, विच इज अबाउट 10%। तो इसका पोस्ट टैक्स रिटर्न मेरे हिसाब से एफडी से 1% बेटर। ये स्टोरी है। तो ये आपने कहा कि ये सेफ्टी एसेट है, म्यूचुअल फंड जो इक्विटी का होता है वो रिस्क एसेट है, लेकिन इस वक्त की परिस्थिति में आपकी सलाह, जैसे समझिए कि मेरी बेटी है, उसने नई नौकरी शुरू की है, 1-2 साल हुआ है और ठीक ठाक चल रहा है, उसको क्या भारत बॉन्ड ETF में पैसा लगाना चाहिए तो कितना लगाना चाहिए? देखिए, आपकी बेटी, और ये इंडिविजुअल स्पेसिफिक है, तो आपकी बेटी यंग है, मेरे हिसाब से उसने अभी कमाना शुरू किया है, तो वो काफी पैसा इक्विटी में लगाएगी। मे बी अगर उसके पास 100 रुपए होंगे तो वो 60 रुपए इक्विटी में लगाएगी, 40 रुपए वो शायद भारत बॉन्ड या डेट प्रोडक्ट्स में लगाएगी। वो 40 रुपए में से मेरे हिसाब से उसको भारत बॉन्ड में लगाना चाहिए, और वो तो लंबे समय का भी लगा सकती है, क्योंकि लंबे समय वाले में भी 2031 में भी आपको ऑलमोस्ट 6% आफ्टर टैक्स मिल रहा है, तो वो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि इंसान का सारा पैसा रिस्की एसेट में नहीं जा सकता, क्योंकि बाजार तो ऊपर नीचे होता रहता है। मार्च में भी आपने देखा बाजार 30% वो हो गया। तो अब कुछ आपके पास ऐसा पैसा होना चाहिए जो सेफ्टी वाला पैसा है, वो आप यहाँ देखिए। और यहाँ जो पैसा हम लगाएंगे, जैसे आज लगा दिया, आपने कहा कि इसको अंत तक रखना है, अभी निरंजन बता रहे थे कि ये पैसा आपको अंत तक रखना होगा, तो और क्यूमुलेटिव ऑप्शन होता है एफडी में, उसमें एफडी में पे आउट ऑप्शन भी होता है। यहाँ जिस आदमी को बीच बीच में पैसा चाहिए वो क्या करेगा? वो क्या ये फंड बाजार में बिक जाएगा? और जो बिक जाएगा अगर, तो जो पिछला वाला फंड है उसकी यूनिट अभी कैसी बिक रही है? तो ये आलोक जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक ETF है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। ये आप एक्सचेंज पे खरीद बेच सकते हैं जैसे आप एक शेयर खरीद सकते हैं, बहुत साधारण है। निरंजन ने बिल्कुल करेक्ट कहा कि अगर आप निवेश कर रहे हैं तो लंबे समय का सोच के करिए, लेकिन अगर आपको बीच में बेचना है तो आप किसी भी दिन जाके बेच सकते हैं विदाउट एनी एग्जिट पेनल्टीज। ये बहुत जरूरी है, एंड दिस इज वाई ये आपके एफडी से डिफरेंट है। हालांकि पे आउट एंड में होगा, लेकिन आप बेच कभी भी सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। ये कंप्लीटली लिक्विड है, इनफैक्ट रोज ये एक्सचेंजेस पे ट्रेड होता है। बड़े निवेशक जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो हमारे पास आके रिडेम्पशन करते
करते हैं तो ये किसी भी म्यूचुअल फंड की तरह कंप्लीटली लिक्विड है, आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं अगर आपकी जरूरत महसूस हुई तो। जी, और एक सीपीएसई ईटीएफ है मार्केट में जिसमें यही सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में उसने पैसा लगाया हुआ है। तो उस सीपीएसई ईटीएफ में और ये भारत बॉन्ड ईटीएफ में क्या फर्क है? हमारे कई दर्शक पूछते रहते हैं कि सीपीएसई ईटीएफ में बहुत पैसा लगा रखा है और अब उसका क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, इसका मैं सवाल देती हूँ। ये बहुत अलग प्रोडक्ट है। सीपीएसई ईटीएफ एक इक्विटी प्रोडक्ट है, ये सरकारी कंपनी की इक्विटी में इन्वेस्ट करता है। भारत बॉन्ड एक डेट प्रोडक्ट है जो कि उनके बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है। तो जब हमने इक्विटी और डेट की बात की है इस पूरे शो के दौरान, तो एक इक्विटी है, एक डेट है, एक रिस्क टेकिंग प्रोडक्ट है, एक सेफ्टी प्रोडक्ट। ओके, तो वो आप वहाँ उसके शेयर्स में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, यहाँ उन्हीं कंपनियों के बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, यानी यहाँ वो कंपनियां आपसे कर्ज ले रही हैं जिस पर उनको ब्याज चुकाना है। कुछ दर्शक हमारे ऐसे हैं जिनका कहना है कि साहब आप लोग ये मिसलीड कर रहे हैं, वो मत करिए, और ये सेफ्टी एसेट नहीं है, ये रिस्की एसेट है। कितना रिस्क है इस फंड में? I think and maybe निरंजन can also add। देखिए, ये एक डेट एसेट है और मैं ये भी जानती हूँ कि आजकल लोग बड़े सस्पिशियस हो गए हैं हर चीज के बारे में, लेकिन ये एक बॉन्ड एसेट है। आप लेंड कर रहे हैं इंडिया की बेस्ट कंपनीज को, हाईएस्ट रेटेड कंपनीज को आप जाके लेंड कर रहे हैं। इनफैक्ट म्यूचुअल फंड्स भी ऐसे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ये डिफाइंड है। यहाँ ये नहीं है कि मैं चाहूँ अगले दिन तो प्राइवेट कंपनी के बॉन्ड को पैसे दे दूं या किसी लोअर रेट दे दूं। ये एक ईटीएफ है, तो इसके रूल हैं, कायदे कानून हैं, और मैं सिर्फ इन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। आई थिंक जहां तक निवेश की बात है, अमंग डेट फंड्स ये सबसे सेफ में गिना जाएगा। निरंजन, वुड यू वांट टू ऐड? जी नहीं, एक चीज काफी इम्पोर्टेंट है। अगर जब हम डेट फंड्स की बात करते हैं तो दो प्रकार के रिस्क होते हैं। एक क्रेडिट रिस्क होती है और एक इंटरेस्ट रेट या ड्यूरेशन रिस्क, जो तकनीकी लैंग्वेज में हम उसको बोलते हैं। क्रेडिट रिस्क इसमें लगभग ना के बराबर है, क्योंकि जब हम पीएसयू बॉन्ड्स में निवेश करते हैं, पीएसयू बॉन्ड्स को क्वाजी सॉवरेन भी बोला जाता है, जिसका मतलब है ये लगभग गवर्नमेंट बॉन्ड की तरह होते हैं। मुझे याद नहीं इंडिपेंडेंट इंडिया में कोई भी पीएसयू कंपनी ने, वो चाहे कितना भी घाटा कर रही हो या क्या भी हो, इसने डिफॉल्ट किया है। तो ये हो गई क्रेडिट रिस्क की बात। दूसरी इंटरेस्ट रेट रिस्क की बात जो है, जैसे हमने पहले देखा, ये प्रोडक्ट की एक सीमित अवधि है, 3 साल या 10 साल। तो अगर कोई भी निवेशक 3 साल या 10 साल या जो भी अवधि है, इस अवधि तक निवेश करता है, तो इसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क भी काफी कम होता है। इसलिए हमने, अगर आप देखोगे प्रेजेंटेशन या जो भी हमारे इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट है, इसमें हमने एक चीज लिखी है कि प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ रिटर्न। तो ये प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ रिटर्न जो है, ये इस तरह से आती है बिकॉज हमने जब प्रोडक्ट बनाया तो काफी निवेशकों से बात की, और खासकर भारत में निवेशक जो है, इनको एफडी से बहुत प्यार है। सो एफडी में इन्वेस्ट करते से हमें पता चलता है कि 6% की एफडी है या 7% की एफडी है, और इसीलिए हमने ऐसा स्ट्रक्चर लाया जहां पे जब वो निवेश कर रहे हो, एटलीस्ट उनको कोई एक इंडिकेटिव यील्ड का पता चले कि हाँ, अगर मैं 3 साल या 10 साल निवेश करता हूं तो कितना रिटर्न बन सकता है। हालांकि ये म्यूचुअल फंड है तो रिटर्न गारंटीड नहीं होती है, लेकिन एक प्रेडिक्टेबिलिटी तो एटलीस्ट इस प्रोडक्ट में है। तो इस तरह से क्रेडिट रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क दोनों प्रोडक्ट के द्वारा हम कम कर सकते हैं। जी, एक देखिए हमारे दर्शक हैं, इन्होंने कहा कि साहब एनएससी जो है उसमें 5 साल में 6.9% का इंटरेस्ट आ रहा है कंपाउंडिंग, तो वो इस प्रोडक्ट से बेहतर है। आप इसको काउंटर करना चाहेंगे? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, राइट? जी जी जी। सो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में और इसमें, या फिर काफी सारे ट्रेडिशनल सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट्स है, मैं एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स की बात नहीं करूंगा। काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स में टैक्सेशन जो है वो काफी ज्यादा है। इनके जो रिटर्न्स है, अगर कोई एचएनआई इन्वेस्टर या फिर इवन रिटायर्ड इन्वेस्टर निवेश करता है और वो 20 या 30% टैक्स ब्रैकेट में आता है, तो जो भी रिटर्न आएगा वो उस रेट से टैक्सेबल होगा। बल्कि म्यूचुअल फंड में, बिकॉज भारत बॉन्ड एक म्यूचुअल फंड है,
3 साल बाद आपको एक इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, जिससे आपका जो भी रिटर्न है उस पे जो टैक्सेशन है वो काफी हद तक कम हो जाता है। तो सिंपल सरल भाषा में, अगर आपने 6% रिटर्न बनाया 3 साल में और इन्फ्लेशन 4% है, आपको सिर्फ 2% जो आपका रियल रिटर्न है उस पे टैक्स करना है, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल टैक्सेशन कम हो जाता है। और पोस्ट टैक्स रिटर्न जो है ऐसे प्रोडक्ट्स की या कोई भी म्यूचुअल फंड की, बिकॉज ऑफ इंडेक्सेशन बेनिफिट, वो अट्रैक्टिव होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, काफी सारे जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स है गवर्नमेंट के, इसमें एक अपर लिमिट है 10 लाख, 15 लाख, 7.5 लाख, यहाँ पे ऐसी कोई लिमिट नहीं है। और काफी सारे निवेशक जो है, स्पेशली रिटायर्ड इन्वेस्टर, ये सब लिमिट पार कर चुके हैं। तो ये प्रोडक्ट ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए भी काफी अच्छा हो सकता है। तो हाँ, उन लोगों ने अपनी बाकी सारी लिमिट जहाँ वो टैक्स एग्जेम्पशन ले सकते थे वो एग्जॉस्ट कर चुके हैं, और यहाँ वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में इंडेक्सेशन का फायदा उनको मिल जाएगा। ये फायदा आपने अच्छा बताया। एक सवाल उठ रहा है, वो मेरे मन में बहुत दिनों से है, आज संयोग से सामने आ गया है। लोग पूछ रहे हैं कि साहब, ये एक येस बैंक ने कोई 81 बॉन्ड इशू किए थे, वो 81 बॉन्ड क्या था और उस 81 बॉन्ड को लेकर क्या इतना विवाद है? कहा गया, और तमाम लोग कहते हैं कि सरकार ने बड़ा धोखा किया 81 बॉन्ड धारकों के साथ, क्योंकि उसने जो इक्विटी वालों को, जबकि इक्विटी रिस्क कैपिटल होती है, उनको तो फायदा पहुंचा दिया, उनको रिलीफ दे दी, और 81 बॉन्ड होल्डर्स को डुबा दिया पूरी तरह। ये 81 बॉन्ड क्या है? तो इस पे एक्चुअली आलोक जी, मेरा या निरंजन का शायद कमेंट करना ठीक नहीं है, बट 81 बॉन्ड, जिसे हम परपेचुअल बॉन्ड कहते हैं, एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है। एक्चुअली ये इक्विटी भी नहीं होता, बॉन्ड भी नहीं होता, उसके बीच का होता है। इट्स स्ट्रक्चर्ड बॉन्ड, मैं सिंपल भाषा में अगर कहूँ तो। हमने, जहां तक भारत बॉन्ड की बात है, हमने एक रूल बनाया है कि हम सिर्फ साधारण तरीके के बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे। कोई 81 बॉन्ड, कोई स्ट्रक्चर्ड बॉन्ड, कोई बॉन्ड जिसमें ये सब है, उसमें हम निवेश नहीं करेंगे, क्योंकि जब बॉन्ड की बात करते हैं तो बॉन्ड होल्डर को पैसा वापस मिलना चाहिए। मैं बार बार वही कहूंगी कि बॉन्ड में सेफ्टी बहुत मायने रखती है। तो बॉन्ड में सेफ्टी मायने रखती है, और इसलिए मतलब जो साधारण भाषा में मैं कहूँ तो, मैं हैरी पॉटर की किताब में एक सबक मैंने पढ़ा कि भाई ऐसे किसी चीज पे भरोसा मत करो जिसके बारे में तुम्हें ये पता ना हो कि वो अपना दिमाग कहाँ रखती है। वो उस डायरी, उसमें एक डायरी आती है, उस पर ये कोट आता है। तो इसका अर्थ है आप ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे जिसके बारे में आपको पता नहीं है कि वो क्या है, जो जिसकी डेफिनेशन कॉम्प्लेक्स हो, उसमें आप नहीं जाएंगे, आप सीधे सीधे प्रोडक्ट में लगाएंगे। अब मेरा प्रश्न ये है कि फिर आप सीपीएसई को क्यों उठा रहे हैं? आप जिसको जीसेक कहते हैं, भारत सरकार की गिल्ट बॉन्ड्स होते हैं, उनमें पैसा लगा के उनका ईटीएफ क्यों नहीं बनाया आपने? बजाय उसके आप सीपीएसई के ईटीएफ में क्यों गए? जीसेक में कह रहे हैं पिछले साल 15% का रिटर्न आया है। तो इसमें मैं दो बातें कहूंगी। एक तो आप जी, नहीं आप बोलिए। इसमें मैं आलोक की दो बातें, हाँ नहीं, इसमें मैं दो बातें कहूंगी, सॉरी, थोड़ी कनेक्टिविटी की इशू थी। एक तो पिछले साल जीसेक फंड ने ही नहीं, बहुत बॉन्ड फंड्स ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, 13, 14, 15%। अगर आप पहले भारत बॉन्ड की भी सीरीज को देखें तो ये, जैसे निरंजन ने कहा, आपको रिटर्न बहुत अच्छा लगेगा। आप इसके बेसिस में आगे का निवेश ना कीजिए, क्योंकि इन बॉन्ड्स का रिटर्न इसलिए अच्छा है क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ा है। ये हिस्टोरिकली होता है, लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ता भी है। तो आप पिछले साल के रिटर्न में मत जाइए, ना सिर्फ जीसेक में बल्कि कोई भी रेट म्यूचुअल फंड ऐसा जो लंबे समय का होल्ड करे। अभी हम जीसेक का ईटीएफ क्यों नहीं निकाला है? इनफैक्ट सरकार इस पे बात कर रही है, भारत बॉन्ड के सक्सेस के बाद वो इस पे भी कर रही है। मेरे हिसाब से आज की तारीख में अगर आप जीसेक देखें तो वो बहुत सिक्योर है, लेकिन जो हमारा सेगमेंट है सीपीएसई AAA बॉन्ड्स, उसमें इससे जरा सी ज्यादा रिस्क है, लेकिन निवेशकों को कम से कम 0.8% ज्यादा रिटर्न भी मिल रहा है। और हिस्टोरिकली ये रिटर्न जो कि AAA पब्लिक सेक्टर सीपीएसई और जीसेक में जो होता है उतना फर्क नहीं होता, 40 बेसिस पॉइंट का होता है, अभी बढ़ गया है। तो निवेशकों के लिए जरा सी ज्यादा रिस्क लेके आपको एक्चुअली काफी अच्छा रिटर्न मिल रहा है। तो यानी कि ये रिटर्न जब वक्त आएगा तो इससे बेहतर नजर आएगा। अब इससे जुड़ा मेरा दूसरा सवाल है। अब मैं आपके प्रोडक्ट भारत बॉन्ड ईटीएफ पर आखिरी सवाल पहले पूछ लूँ, वो निरंजन से पूछूंगा। आप किसी ऐसे आदमी को जिसकी दिलचस्पी जाग उठी है आपकी बात सुन के कि वो इसमें पैसा लगाना चाहता है,
उसको क्या सलाह देंगे, उसे क्या करना क्या है? अगले 3 दिन में समय है, 14 से 17 तारीख तक का। क्या करना है, कहाँ जाएं, कैसे लें? जिसके पास डीमैट अकाउंट है, मेरा ख्याल है उसके लिए तो वही रास्ता होगा, लेकिन जिनके पास नहीं है, वो इस फंड को खरीदना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे? बड़ा अच्छा सवाल है। पहले तो आपका जो निवेश का अवधि है वो निश्चित करें। 2 ऑफरिंग है, एक 5 साल की है, एक लगभग 11 साल की है। वो फिक्स करें। अगर आपको 11 साल या लंबे समय तक इन्वेस्ट करना है तो भारत बॉन्ड ETF 2031 चूज करें। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है, आपके ब्रोकर के थ्रू आप इसमें निवेश कर सकते हैं। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसका एक FOF का रूप भी हमने लॉन्च किया है। FOF यानी एक सिंपल म्यूचुअल फंड है जो इस ETF में निवेश करेगा। तो उसका नाम रहेगा भारत बॉन्ड FOF अप्रैल 2031। ये FOF में आप निवेश कर सकते हैं आपके कोई अगर एडवाइजर है उनके थ्रू, या फिर डायरेक्टली हमारे वेबसाइट पे आकर www.in इस पर आके आप डायरेक्टली के माध्यम से निवेश कर सकते हैं अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है। तो दोनों रास्ते हैं, यानी कि आमतौर पर लोग कहते हैं कि ETF में पैसा लगाने के लिए डीमैट अकाउंट चाहिए, तो आपने दूसरा रास्ता भी खोला हुआ है। ये बहुत दिलचस्प बात आपने बता दी। अब मैं राधिका जी आपके पास आऊंगा और कुछ दूसरे सवाल हैं, इस प्रोडक्ट स्पेसिफिक सवालों को छोड़ के। मेरा विचार है जिन लोगों की दिलचस्पी होगी उनके लिए सवालों के जवाब मिल गए हैं, और कुछ लोग हैं जिनकी दिलचस्पी इससे ज़्यादा ये बताने में है कि वो कितना जानते हैं, तो उनके कमेंट्स पे मैं ध्यान नहीं दूंगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब जब तमाम तरह के उतार चढ़ाव देखने हैं, अक्सर आप बीच में आपकी टिप्पणियां मैं पढ़ता रहता हूं, तो आप कहती हैं कि ये समय नहीं है रिटर्न्स को कंपेयर करने का। तो आज की तारीख में अपने को इक्विटी और डेट के बीच में क्या चुनना चाहिए और कितना, किस हिसाब से अपना क्या इस वक्त एलोकेशन में कुछ हेरफेर करने का वक्त है? जैसे मैंने पहले कहा, क्या पैसा घर में रखना चाहिए, एक भारी गिरावट आने वाली है उसकी उम्मीद में, या पैसा लगा देना चाहिए? इनका कनेक्शन बहुत अनस्टेबल है, और नहीं फिर जुड़ गई हैं, एक दूसरे कनेक्शन से आ रही हैं। ये तो क्या इस वक्त पैसा लगाना चाहिए बाजार में, और बाजार में लगाएं तो इक्विटी में क्यों? मेरा तो सवाल ये कि इक्विटी के फंड्स हैं उनमें क्यों नहीं लगाना चाहिए? तो आपका मेरे हिसाब से सवाल यही था, और सॉरी मुझे सुनाई कम गया, कि आज की तारीख में बाजार में पैसा लगाना चाहिए तो इक्विटी में लगाना चाहिए या डेट में लगाना चाहिए, और कितना लगाना चाहिए, कैसे इस फैसले के बारे में सोचना चाहिए, करेक्ट? जी जी। तो मेरा इसमें ये मानना है कि देखिए, मैं बार बार वही कहूंगी कि हर आदमी का, और मैं खुद के बारे में बात करती हूँ, देखो मैं थोड़ी सी कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूँ, तो मैं आज की तारीख में क्या करती हूँ, आई कीप अ मिक्स ऑफ इक्विटी और डेट। और मेरे हिसाब से हर इंसान के पोर्टफोलियो में थोड़ा इक्विटी होना चाहिए, थोड़ा डेट होना चाहिए। इसको करने के बाद अगर आप थोड़ा गोल्ड ETF और इंटरनेशनल फंड डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन कभी एक आंसर करेक्ट नहीं होता। इट्स लाइक जब आप थाली खाते हैं तो थाली में भी अलग अलग तरह की सब्जियां होती हैं, रोटी होती है, वो सब इम्पोर्टेंट है। बैलेंस्ड डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही एक बैलेंस्ड एसेट एलोकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इक्विटी इज अ रिस्क टेकिंग एसेट क्लास। मेरे हिसाब से अगर आपको इक्विटी में आज की तारीख में निवेश करना है तो आप ग्रेजुअली करिए, म्यूचुअल फंड में आप करिए तो STP की दौर से करिए, और अगर आपको डेट में निवेश करना है तो आप प्लीज सेफ्टी पहले देख के करिए। आई थिंक अगर आप ये दो बातें ध्यान में रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। पिछले साल के जो रिटर्न है उसके बेसिस पे मत जाइए, ना इक्विटी में ना डेट में, क्योंकि पिछले साल का रिटर्न पिछले साल चला गया, आपको आगे का टाइम देखना है। लेकिन हर पोर्टफोलियो लाइक अ बैलेंस डाइट, वो दोनों का कॉम्बिनेशन रखना बहुत जरूरी है। तो ये जो बैलेंस डाइट आपने कहा, और इस पर हमारे एक दर्शक हैं राकेश सेठी, वो पूछ रहे हैं कि तो फिर बैलेंस फंड कैसे हैं अगर बैलेंस डाइट में जाना है? और राधिका जी के कनेक्शन में कुछ है सीरियस समस्या, जो मुझे लगता है जो आजकल हमारा टेलीकॉम रेवोल्यूशन इनके मोहल्ले में जाके फेल हो रहा है। निरंजन जी, आपको जवाब देना चाहेंगे? या
सो बैलेंस्ड फंड भी काफी चर्चे में रहे हैं पिछले 2-3 सालों में। बैलेंस्ड फंड एक अच्छा प्रोडक्ट है उन निवेशकों के लिए जिनको मैं इस सवाल को थोड़ा सा घुमाता हूँ आपके लिए कि आपके पास तो अनेक फंड हैं, फिर उनमें से आप क्या क्या कारण बताएंगे कि आप भारत बॉन्ड ईटीएफ में लगाओ, और कौन लोग हैं जिनको आप कहेंगे कि आपके लिए भारत बॉन्ड ईटीएफ नहीं है, आपके लिए मैं दूसरा फंड बताता हूँ। अच्छा, सी एक्चुअली भारत बॉन्ड ईटीएफ ऐसा नहीं कि हमने बनाया इसलिए, बट ये प्रोडक्ट के आलू जैसा है, हर थाली में मिक्स हो सकता है। जैसे राधिका जी ने बताया, हर इंडिविजुअल की एक नीड होती है कि डेट में कुछ इन्वेस्ट करे। अगर वो 30 साल का एक युवक हो तो भी कम से कम 10 या 20% जो निवेश है वो डेट फंड्स में होना चाहिए। और अगर वो एक रिटायर्ड इंडिविजुअल है तो लगभग 50 से 60 या 70% डेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आपका जो भी डेट पोर्टफोलियो है जिससे आपको एक स्टेबल रिटर्न लाना है, वो पोर्टफोलियो का भारत बॉन्ड ईटीएफ एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो सकता है। अगर भारत बॉन्ड, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको कम अवधि का निवेश करना है तो 5 साल के लिए जाइए। अगर आप रिटायर्ड इंडिविजुअल है, लंबी अवधि के लिए करना है तो 10 या 11 साल के लिए करिए। लेकिन हर इंडिविजुअल के पोर्टफोलियो में भारत बॉन्ड का स्थान एक इम्पोर्टेंट है, और वो 5% करे, 10% करे, 50% करे, ये उनके रिस्क एपिटाइट के ऊपर डिपेंड करता है। जी, अब एक और सवाल है, और वो राधिका जी मेरा ख्याल है अब आवाज आ रही है आपको। ये सवाल बहुत से लोग पूछ रहे हैं और इस वक्त उनकी बड़ी दिलचस्पी है पैसा लगाने वालों की इस बात में कि हमको चीन के फंड दिख रहे हैं, चीन में बहुत बाजार चल गया, अमेरिका में बहुत कमाई हो गई, हमारे लोग तो रह गए। और अमेरिका खास तौर पर कुछ कंपनियों का जिक्र हो रहा है, टेस्ला मोटर्स का, अमेजॉन का, नेटफ्लिक्स का, ऐसी कंपनियां, इनमें पैसा लगाने। तो इस वक्त लोग ये कह रहे हैं हम सीधे अमेरिका में पैसा क्यों नहीं लगाएं, क्या वहां पैसा लगाना बेहतर है? और बहुत सारे लोग हैं जो विदेश में होते हैं, अमेरिका से भी कुछ लोग सवाल पूछते हैं, यूके से पूछते हैं कि हम वहां के बाजार में पैसा लगाएं या भारत के किसी फंड में लगाएं। तो दोनों के लिए, जो विदेश में बैठा हुआ आदमी है और जो भारत में बैठा हुआ आदमी है, इनके लिए क्या नुस्खा तजवीज करती हैं आप? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, और मैं आपको बताना चाहूंगी इतने साल से हम इंटरनेशनल फंड का बिजनेस चलाते हैं, काफी साल हो गए हैं हमें जेपी मॉर्गन के साथ चलाते हैं, लेकिन जितने सवाल और जितनी दिलचस्पी लोगों को इस विषय पे मैंने अभी पिछले 6 महीनों में देखी है, मैंने अपने पूरे करियर में नहीं देखी है। तो ये तो टॉपिक लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है कि इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट करें। अब मैं आपको बताती हूँ, मैं इंटरनेशनल फंड में इन बाजारों में 2011 से निवेश कर रही हूँ, और इनने निवेश करना मेरे हिसाब से, लेकिन ये सही वजह की इन्वेस्ट फॉर द राइट रीजन, सही वजह चुन के निवेश करिए। इसलिए मत निवेश करिए कि इन बाजारों ने रिटर्न बहुत अच्छा दिए, ये रिटर्न बहुत अच्छा दिया है, लेकिन अगर आप देखें अलग अलग सालों में अलग अलग मार्केट अलग अलग तरह के रिटर्न देते हैं। कुछ साल ऐसे होंगे जहाँ इंडियन मार्केट का रिटर्न बेस्ट होगा, कुछ साल ऐसे होंगे जहाँ चाइना रिटर्न, कुछ साल ऐसे होंगे जहाँ यूएस का रिटर्न बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए मत निवेश कीजिए क्योंकि पास्ट रिटर्न बहुत अच्छे हैं, फिर आप बहुत दुखी होने वाले हैं। आपका थोड़ा सा निवेश, जैसे मैंने कहा, इंडियन इक्विटी में होना चाहिए, थोड़ा सा निवेश इंडियन बॉन्ड में होना चाहिए। अगर आपने ये सब कर लिया है बेसिक्स, उसके बाद आप 10 से 15% मेरे हिसाब से इन बाजारों में कर सकते हैं। इनका करने का मेरे हिसाब से क्या फायदा है? 2-3 फायदे हैं। एक तो आपको बहुत सारी कंपनीज का एक्सेस मिलता है, जो कि आपने इसका जिक्र किया, लेकिन बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, अमेज़न, 5G, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये जो सारी चीजें ये इंडिया में तो प्रेजेंट नहीं है, तो आपको इंटरनेशनल से मिल सकती है। जैसे हम लोग एक टेक फंड चलाते हैं, यूएस टेक्नोलॉजी फंड, उसमें ऐसी बहुत सारी चीज शामिल है। दूसरी वजह ये है कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। मैंने बैलेंस डाइट की बात की, तो ये भी उस बैलेंस डाइट का हिस्सा है। और तीसरी वजह ये है कि जो हमारी करेंसी है, जो हमारा इंडियन रुपी है, वो डॉलर के मुताबिक वीकर होता है बाय अबाउट 3% ईयर। आप बाहर जब इन्वेस्ट करते हैं तो आप बाहर की करेंसी इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको कुछ उसका भी बेनिफिट मिलता है। तो ये 3 कारण है। आप 10 से 15% जरूर देख सकते हैं, लेकिन ये मत अज़्यूम करिए कि इनमें रिस्क कम है, ये भी इक्विटी है, तो यहाँ रिस्क उतना ही है, लेकिन अलग तरह का।
जी, तो ये रिस्क है इसमें, आपने बताया। अब देखिए, हमारे एक दर्शक हैं रेणुका लोखंडे, इन्होंने 3-4 कमेंट्स किए हैं और वो कमेंट्स एक साथ मैं जोड़ के बताता हूँ। तो पहले उन्होंने कहा नाइस शो, फिर उन्होंने कहा नाउ इंटरनेशनल फंड्स आर एट ऑल टाइम हाई, नाउ दिस गाय इज टॉकिंग। तो ये समझदारी की बात कही है कि साहब जिस समय सब आसमान पे, उस समय आप कह रहे हैं कि ये इनके बारे में बात करो। फिर इनका कहना है कि दीज गाइज आर एक्सपर्ट इन टॉकिंग ऑन व्हाट हैपेंड, यानी कि जो हो चुका है उस पर बात कर रहे हैं। ये जानना ये चाहते हैं कि आगे होने वाला क्या है, क्या इस पर आप बात करेंगे। तो निरंजन जी, जब तक राधिका जी का कनेक्शन वापस आता है तब तक मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये बात हमें बतानी चाहिए कि आगे क्या होगा, या कोई एक तरीका है जिससे हम अपना, जैसे गीता में कहा गया है कि अपना कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो, फल तो मिलता है। तो आप इन्वेस्टमेंट के भी कुछ ऐसे सूत्र हैं जिनके हिसाब से कि आप इन्वेस्टमेंट इन चीजों को ध्यान में रख के करें, और जो फल है वो वक्त पर आ जाएगा, उसकी चिंता आज न करें। सही बात है। पहले तो मैं बताना चाहूंगा, आज हम इसकी बात कर रहे हैं क्योंकि सवाल आज आ रहे हैं। कई लोगों ने इसके सवाल 2 साल पहले भी पूछे थे, हमने जवाब दिए थे। तो सवाल ज्यादा आ रहे हैं, इसलिए जवाब ज्यादा आ रहे हैं। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आगे क्या होने वाला है ये कोई नहीं बता सकता है, टू बी ऑनेस्टली। लेकिन एक तरीका है जिसको हम बोलते हैं एसेट एलोकेशन, और ये कई बार कई लोगों ने बोला है कि एसेट एलोकेशन करें, एसेट एलोकेशन करें। लेकिन जब हम कोई भी प्रोडक्ट चूज करते हैं फॉर आर एसेट एलोकेशन, इसमें रिटर्न कितना आएगा या फिर कितना आ चुका है, ये सबसे लास्ट होना चाहिए। सबसे पहले होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट अगर मैं इसमें निवेश करता हूँ, बात करते हैं इंटरनेशनल फंड्स की, तो राधिका जी ने जो बताया कि अगर आपको एक्सेस चाहिए जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनीज है, इसमें आपको निवेश करना है, डॉलर एसेट का एक्सपोजर लेना है और कुछ डाइवर्सिफिकेशन करना है, तो इसमें जरूर करें। हाँ, आज इसमें रिटर्न आया है इसलिए निवेश करोगे तो आप जरूर दुखी होगे, क्योंकि पिछले 20-25 सालों में हमने हर एसेट क्लास में देखा है, जब भी काफी अच्छे रिटर्न आते हैं उसके 1 या 2-3 साल बाद इमीडिएटली वो रिटर्न थोड़े एवरेज आउट होते हैं। इंडियन मार्केट में भी हमने देखा 2007, 2013 से 2016 देखा, फिर अभी पिछले 6 महीने हमने देखे। तो अगर जब रिटर्न पीक हुई है उस एक्सपेक्टेशन से आप आओगे तो जरूर दुखी होगे, उस एक्सपेक्टेशन से ना आए। बाकी रीजंस काफी है इक्विटीज में इन्वेस्ट करने के लिए, इंटरनेशनल फंड्स में भी निवेश करने के लिए। उस रीजन से इन्वेस्ट करें, लंबे अवधि के लिए करें, तो नाराज होने की संभावना जो है वो कम हो जाएगी। तो ये अच्छा आपने बता दिया। राधिका जी, आपकी आवाज फिर जुड़ी है कि नहीं मुझे पता नहीं चल रहा है, क्योंकि पिक्चर बहुत पिक्सेलेट हो रही है। आपको अगर आवाज आ रही है तो बताएं, तो फिर मैं आगे सवाल पूछूं। नहीं, मुझे संदेह हो रहा है कि ये शायद से नहीं, वो कनेक्शन अच्छा नहीं बन पा रहा है। वो थोड़ी दिख रही है, लेकिन ऑडियो कनेक्शन नहीं। आलोक जी, आपको मेरा जी आवाज आ रही है आपकी? आपको आवाज आ रही है? नहीं, इसमें समस्या हो ही रही है। मैं निरंजन जी अब आपसे ही एक सवाल पूछूंगा, और वो हमारे एक पुराने दर्शक हैं रतन खेमका जी, और वो काफी नाराज रहते हैं बाजार के हलचल से। जैसे उन्होंने अब कहा, अब इन्वेस्टमेंट में कोई फायदा नहीं है, आगे सबको जुआरी बनना होगा। वो आमतौर पे ये ट्रेडिंग वाली व्यवस्था से बहुत नहीं रहते हैं, तो इस तरह की टिप्पणी करते रहते हैं कि तमाम सब डूब गए, कितने लोग। और ये आपको पता ही होगा, बाजार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो पिछली बार कभी बढ़ा कभी गिरा, और उसमें तमाम लोग तबाह हो गए, और वो खुद भी दूर रहते हैं और दूसरों को भी सलाह देते हैं कि दूर रहो। तो क्या ये स्थिति है इस वक्त कि सब सट्टा बाजार में पैसा लगा रहे हैं और इन्वेस्टमेंट की सोचने की भी जरूरत नहीं है? इन्वेस्टमेंट, हाँ, सो इन्वेस्टमेंट्स की सोचने के लिए तो हर बार काफी जरूरत रहेगी। बाजार जो है वो हमारा पेशेंस हमेशा टेस्ट करते रहेगा। निवेशक के अगर हम उस तरीके से सोचते हैं तो हमें पेशेंस बनाए रखना पड़ेगा। हमारा जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टमेंट जिसको हम बोलते हैं, वो लंबी अवधि का होता है। अगर हम 10 साल की अवधि से कभी निवेश करते हैं या 5 साल की करते हैं, तो 1 साल बाजार खराब हो सकता है, अगले साल अच्छा हो सकता है।
इक्विटी मार्केट की खासियत है कि आपको रिटर्न अगर पिछले 15 या 20 साल में हमने जो 15% देखे, तो हर साल 15% नहीं आया है। कुछ साल वो 20% आया है, कुछ साल -20% आया है, कुछ साल 60% पॉजिटिव भी आया है। लेकिन अगर लंबी अवधि में आप देखोगे तो एवरेज इसका जो है वो 12, 15 या 10% जो भी है वो एवरेज आउट होगा। तो ऐसे कुछ साल आएंगे, एज ए इन्वेस्टर हमको पेशेंट रहना होगा और इस ऐसे साल को गुजरते देखना पड़ेगा। हमने देखा है निवेश टकन ने, जिसने 2007 में भी इन्वेस्ट किया है, उसने भी एक डिसेंट रिटर्न बनाया है। लेकिन उसी इन्वेस्टर ने बनाया जो कि पेशेंट रहे हैं, बीच में जो बाजार में उठा पटक जो होती है उससे ना घबराए। आप जैसे एक्सपर्ट है, इनकी सलाह ले, इनके चैनल्स को देखते रहे और अपना निवेश बनाए रखें। मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ निरंजन जी, मैं तो सिर्फ जानकारी, मैं तो सवाल पूछता हूँ, आप लोग आते हैं जवाब देते हैं इनसे, और तमाम मेरे दर्शक हैं जो बहुत एक्सपर्ट हैं, मुझको अक्सर वो सिखाते रहते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। राधिका जी, अंत में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अब मैं काफी समय हो गया है, लेकिन जैसे आज की परिस्थिति है, कुछ लोग कहते हैं कि बड़ी गोल्डन चांस है, कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ही खतरनाक वक्त है, इस वक्त पैसा लगाओगे और डूब जाएगा तो फिर कहाँ जाओगे। तो क्या इस वक्त की रणनीति क्या होगी, इस पे हम लोग खत्म करेंगे। तो मैं आपको 2 बातें बताती हूँ। एक तो जो ये परिस्थिति है मुश्किल है, ये मैं बिल्कुल डाउट नहीं करती, लेकिन ये जो वॉलेटिलिटी है, जहाँ इक्विटी मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है, खतरा है, डर है, न्यूज़ है, ये बार-बार आती है। अब ये सुनने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसे जो वॉलेटिलिटी कहते हैं, ये इक्विटी मार्केट का फीचर है, ये तो पार्ट ऑफ द टेरिटरी है, ये होता रहेगा और इसको हम बदल नहीं सकते। ना हम इकोनॉमी को बदल सकते हैं, ना हम इसको बदल सकते हैं। बदल सकते हैं तो खुद को बदल सकते हैं, अपना निवेश सोच समझ के करिए। और इस दौरान आपको बहुत सारे न्यूज़, बहुत सारे आपको बोलने वाले लोग होंगे कि निवेश करने का कोई फायदा नहीं है, ये तो सब खराब है, दुनिया खत्म होने वाली है, ये सब भी बहुत बातें आएंगी। इन सब से दूर रह के थोड़ी शांति बरत के और अपना जो बेसिक गोल्स है, आप निवेश करते हैं अपने गोल्स के लिए करते हैं ना, उन पे ध्यान रखिए। आपको लाइफ में जो हासिल करना है फाइनेंशियली, उस पर फोकस करिए, फिर अपना इक्विटी डेट करिए, साधारण चीजें करिए। मैं आपको एक कविता बताती हूँ जो मुझे लगता है निवेश बाजार के लिए बहुत मायने रखती है। आपको पता है, मुझे तो शौक है। ये निदा फाजली जी ने कही थी और मोदी जी ने पार्लियामेंट में भी रिसाइट की थी, लेकिन मुझे लगता है इसकी बाजार से बहुत अच्छी वो है। तो वो लिखी थी कि सफर में धूप तो, जो सफर है उसमें धूप तो होगी, जो निकल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। और आप सोच रहे हैं मैं कहाँ जा रही हूँ। अब किसी के वास्ते राहें तो बदलती नहीं है, किसी के वास्ते राहें तो बदलती नहीं है, तुम खुद को बदल सको तो चलो। तो यही है, निवेश का सफर है, धूप तो होगी, ये जानते हुए। इक्विटी का जैसे निरंजन ने कहा है सफर है, ये जानते हुए चल सको तो चलो। और ना आप मार्केट या इकोनॉमी को बदल सकते हो, तो आप खुद को बदल के चल सकते हो तो चलो। वाह, बहुत बढ़िया, आपने निदा फाजली को सुना के तबीयत खुश कर दी। मैं अपने जो बाकी प्रोग्राम्स करता हूँ उनमें अंत में कोई शेर, कोई कविता सुनाता हूँ, तो दर्शक मांग करते रहते हैं, और यहाँ आपने वो मांग पूरी कर दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, इन सवालों के जवाब देने के लिए, और मैं आपके स्कीम की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। और साथ में मैं आप दर्शकों से आग्रह करूंगा एक बार अंत में कि इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ शेयर करें जितने कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। और साथ में आपको पता है आजकल मैं लाइक भी कहता हूँ, लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि उसकी भी गिनती करने वाले बहुत से लोग बैठे हुए हैं कि लाइक कितने आए हैं। और साथ में घंटी बजा देंगे तो अच्छा रहेगा, उससे आपको खबर मिल जाएगी कब नया लाइव आया या कब मैंने नया वीडियो डाला। धन्यवाद, नमस्कार।